16 मिसाइलों से लैस रूस ने अपनी परमाणु पनडुब्बियां उत्तरी अटलांटिक महासागर में उतारी हैं और ये पनडुब्बियां उत्तरी अटलांटिक महासागर में गश्त लगाकर लौट आई। इससे क्या संकेत दे रहा है रूस? क्या नेटो के देशों को, अमेरिका से लेकर यूरोप के देशों को धमकी दे रहा है, चेतावनी दे रहा है कि अगर उसने रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में हस्तक्षेप करने का दुस्साहस किया तो फिर परमाणु युद्ध की तरफ यह लड़ाई दूसरे महीने में बढ़ सकती है? मैं गौरव सावंत इस समय वॉर्सो पोलैंड में हूं और इस युद्ध की और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की पोलैंड यात्रा की पल पल की जानकारी मैं आपको दूंगा। पुतिन जब परमाणु पनडुब्बियां उतार रहे हैं तब अमेरिकी सैन्य जहाज यूक्रेन से कुछ घंटे की दूरी पर पोलैंड में उतरते हैं, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन भी पुतिन को चुनौती देने के लिए मौजूद हैं। रूस अकेले नहीं लड़ रहा है। रूस भी डिप्लोमेटिकली काफी देशों से बातचीत कर रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहा है और संयुक्त राष्ट्र में भी अपनी बात रख रहा है कि अगर यूक्रेन में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है तो वो बस यूक्रेन सरकार को लेकर नहीं है, डॉनबास के इलाके को भी देखें। रूस जो कहता है कि उसके युद्ध का पहला चरण समाप्त हुआ, उसी रूस ने क्या यूक्रेन में केमिकल वॉर भी छेड़ दी? दावा है कि यूक्रेन की थिएटर में रूसी मिसाइल में प्रतिबंधित केमिकल था, जिसने अमेरिका समेत नाटो देशों को भड़काया है। रूस पहले ही ये चेतावनी दे चुका है कि नाटो का जो भी देश यूक्रेन की मदद करेगा वो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। अगर पोलैंड में अमेरिका की हलचल और तेज हुई तो क्या पोलैंड अब रूस के रडार पर सीधे है? क्या पोलैंड पर रूस का कोई भी हमला पूरी दुनिया के लिए बेहद डरावने वाले हालात पैदा कर देगा? खतरों के सबसे बड़े मोर्चे पर मौजूद मैं राजेश पवार आपको यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र से इसके बारे में बताऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। मैं इस समय जिस धरती पर हूं वो पोलैंड की धरती है। हालांकि यह युद्ध इस समय रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है, लेकिन पोलैंड की भूमिका इस समय बेहद अहम है और इसकी कई वजह है। एक, यूक्रेन को मिलने वाले हथियार पोलैंड से ही यूक्रेन में जा रहे हैं। दो, 20 लाख से ज्यादा शरणार्थी यूक्रेन से इस समय पोलैंड में आए हुए हैं। और तीन, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस समय पोलैंड में है और उनकी जिम्मेदारी न केवल उन 20 लाख शरणार्थियों की देखभाल की है जो पोलैंड कर रहा है, बल्कि पोलैंड की सुरक्षा और यूक्रेन को ज्यादा हथियार देने की भी है। और ऐसे में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बहुत पैनी निगाहों से पोलैंड को देख रहे हैं और इसीलिए यह धरती बहुत अहम हो जाती है। प्रश्न यहां यह भी उठता है कि जो नाराजगी इस समय रूस की है और जो रवैया इस समय अमेरिका का है, प्रश्न यही, क्या तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी यहां पोलैंड से भड़क सकती है और उस आग में क्या सबसे पहले पोलैंड आ जाएगा? युद्ध में 30 से ज्यादा दिन रूस और यूक्रेन के बीच चुके, लेकिन महीने भर के बाद अब अगला संकट यूक्रेन से ज्यादा पड़ोसी देश पोलैंड में दिखता है, जो पूरे विश्व को नई आपदा में झोंक सकता है। पोलैंड की धरती पर अमेरिकी राष्ट्रपति के उतरते इन्हीं कदमों ने साहट को जन्म दिया। क्या यूरोप ही एक बार फिर विश्व युद्ध को जन्म देने वाली जमीन बन सकता है?
भविष्य के इस खतरे के अंदेशों को समझने के लिए इतिहास याद करना जरूरी है। जब 19वीं शताब्दी का पहला दशक बीतने के 4 साल बाद ऑस्ट्रिया और सर्बिया की लड़ाई विश्व युद्ध में बदल गई। यूरोप की धरती ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को शुरू करने की जमीन बनी। पहले विश्व युद्ध में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान लेने के बाद दूसरी वर्ल्ड वॉर दुनिया की 1939 से 1945 तक चलती है, जिसमें दुनिया की आबादी के लगभग 3% लोग कहते हैं मारे गए। दूसरा विश्व युद्ध का भी गवाह यूरोप बनता है। जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया तो ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया। दुनिया के 2 विश्व युद्ध यूरोप की धरती से जन्म लेने के 77 साल बाद क्या फिर यूरोप की जमीन से ही तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे रही है? आप अगर सोचेंगे कि युद्ध तो रूस और यूक्रेन का चल रहा है, फिर ये यूरोप और पोलैंड का नाम क्यों लिया जाने लगा, तो इसे समझने के लिए नक्शा देखिए। यूक्रेन से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर पोलैंड का इलाका रेजेजो, जहां शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ब्रसेल्स से पहुंचते हैं। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति पोलैंड की राजधानी वॉर्सा पहुंच जाते हैं। अब पोलैंड में अमेरिकी राष्ट्रपति की यही मौजूदगी यूक्रेन में युद्ध छेड़े बैठे पुतिन को क्या उकसा सकती है? जब पोलैंड में मौजूद अमेरिकी सैनिकों की हौसला अफजाई न सिर्फ बाइडेन करते हैं, बल्कि यूक्रेन से अपनी जान बचाकर आए नागरिकों से भी पोलैंड में बाइडेन मिलते हैं। इन तस्वीरों को देखकर ये मत समझिए कि इससे क्या होगा, क्योंकि असली खबर अब आपको पोलैंड में ही मौजूद आज तक संवाददाता गौरव सावंत देते हैं। राष्ट्रपति डूडा जो पोलैंड के हैं, वो चाहते हैं कि अमेरिका न केवल ज्यादा हथियार पोलैंड को दे, बल्कि अपने सैनिकों की तैनाती भी यहां बढ़ाए। कल राष्ट्रपति बाइडेन 82nd एयरबोर्न डिवीजन के सिपाहियों से मिले, उनके साथ पिज्जा खाया, उनका मनोबल बढ़ाया। लेकिन पोलैंड का मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है, ऐसा पोलैंड का मानना है। पोलैंड को खतरा यह है कि आज जो यूक्रेन में हो रहा है, आने वाले वर्षों में वो पोलैंड के साथ होगा। रूस पोलैंड से खासा नाराज है, क्योंकि पोलैंड से ही हथियारों की सप्लाई हो रही है। तो पोलैंड ने भी अमेरिका से ये मांग की है कि चाहे वो पेट्रियट मिसाइल शील्ड हो, या फिर सरफेस टू एयर मिसाइल्स हो, या फिर बड़ी संख्या में अमेरिकी और नेटो सिपाही हो, उन्हें पोलैंड में तैनात किया जाए। क्योंकि पोलैंड को डर ये है कि यूक्रेन बहुत ज्यादा दिन संभवतः नहीं युद्ध लड़ पाएगा रूस के साथ, और ऐसे में रूस के सिपाही पोलैंड की सीमा तक पहुंच जाएंगे और एक कोल्ड वॉर का जो नया आयाम है वो बहुत खतरनाक हो सकता है। यानी पोलैंड चाहता है कि अमेरिका ज्यादा से ज्यादा ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसे मुहैया कराए, जिससे यूक्रेन के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन पोलैंड को लेकर कोई हिमाकत न कर पाए। सवाल उठता है कि आखिर क्यों पोलैंड या फिर अमेरिका को लगता है कि यूरोप की धरती पर रूस आगे बढ़कर हमला कर सकता है। वजह यह कि पोलैंड न सिर्फ यूक्रेन का सबसे करीबी मुल्क है, बल्कि वो नाटो का भी सदस्य देश है। अमेरिका समेत तमाम नाटो देशों ने सीधे यूक्रेन में अपनी सेना भेजने की बजाय उसे पोलैंड में ही तैनात कर रखा है। युद्ध की इस विभीषिका में अपनी जिंदगी बचाने के लिए तरस रहे यूक्रेन के 20 लाख से भी ज्यादा लोग पोलैंड में शरण ले चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने उनमें से कुछ शरणार्थी कैंपों का दौरा करके उन्हें मिलने वाली मानवीय मदद की हकीकत जानने की कोशिश की है। साथ ही अमेरिका पोलैंड में अपनी सैन्य मदद लगातार बढ़ाने में जुटा हुआ है। और तब याद करिए पुतिन की धमकी को, जिसमें कहा था कि नाटो का जो देश यूक्रेन की मदद करेगा वो भी अंजाम भुगतेगा। जो गैर संवैधानिक प्रतिबंध लगाए हैं उससे दुनिया वाकिफ है, और यही नहीं, नाटो देश इसकी इजाजत भी दे रहे हैं।
और भड़काऊ बयानबाजी भी कर रहे हैं। और यही वजह है कि मैंने अपने रक्षा मंत्री और जनरल स्टाफ के प्रमुख को कहा है कि वो अपनी आर्मी को हाई अलर्ट पर रखें। अब पोलैंड यानी यूरोप से ही तीसरे विश्व युद्ध की आहट का अंदेशा इसलिए भी है कि यूक्रेन के थिएटर में जो मिसाइल अटैक रूस की तरफ से हुआ, तमाम देश मानते हैं कि इसमें केमिकल अटैक रूस की तरफ से किया गया। तब रूस भले इनकार करे, लेकिन अमेरिका और नाटो देश इससे भड़कते हैं। We would respond if he uses it. The nature of the response would depend on the nature of the use. ऐसे में अगला ट्रिगर विश्व युद्ध का ये है कि अगर पोलैंड पर रूस ने हमला किया तो फिर नाटो देश का सदस्य होने के नाते अमेरिका समेत बाकी देशों को जवाब देना होगा और तब विश्व युद्ध छिड़ना तय। शायद इसीलिए पोलैंड पहुंचे बाइडेन और नाटो देश पर दबाव बनाने के लिए रूस एक चाल चलता है। रूस ने अपनी परमाणु पनडुब्बियों को उत्तरी अटलांटिक महासागर में उतारकर दुनिया को सकते में डाल दिया है। हालांकि अमेरिका के गुप्तचर विभाग और विमान इन पनडुब्बियों की टोह तो ले रहे हैं, लेकिन इसे एक राष्ट्रपति पुतिन की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा तो अभी नहीं मंडरा रहा है, लेकिन ये एक सोची समझी रणनीति के तहत दुनिया पर दबाव डालने का प्रयास है राष्ट्रपति पुतिन का। तो क्या कुछ इसी तरह उत्तरी अटलांटिक महासागर में अपनी न्यूक्लियर सबमरीन उतार चुका रूस सिर्फ प्रेशर बनाने की कोशिश अमेरिका पर कर रहा है, या फिर पुतिन के दिमाग में वाकई विनाश की कोई और स्क्रिप्ट चल रही है? इसे समझने के लिए इस स्पेशल रिपोर्ट के अगले हिस्से तक आपको पहुंचना होगा, जहां आप समझ पाएंगे कि अपनी हर न्यूक्लियर पनडुब्बी में 16 मिसाइल लगाकर दिखाने वाले रूस का असली मकसद क्या है। क्या पोलैंड में बाइडेन के पहुंचने और अमेरिका समेत नाटो देशों की सैन्य ताकत के आगे अपना दम न्यूक्लियर पनडुब्बी से पुतिन दिखा रहे हैं? मॉस्को से गीता मोहन और कीव से राजेश पवार के साथ गौरव सावंत, वार्सा, पोलैंड आज तक। दुनिया में सभी महाशक्तियां एटम बम की वजह से एक दूसरे से नहीं उलझती। ये एटम बम ही है जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया जैसा अराजक देश अमेरिका जैसी महाशक्ति को आंख दिखाने की जरूरत कर पाता है। परमाणु हथियार एक तरह से बड़ी जंग को रोकने की गारंटी साबित हुए हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या पुतिन इस चलन को रोकेंगे? क्या वो नाटो और अमेरिका को पीछे धकेलने के लिए एटमी युद्ध तक जा सकते हैं? और अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? यूक्रेन को झुकाने के लिए रूस अपनी खतरनाक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन रूस ने अब अपना सबसे बड़ा हथियार जंग के मैदान में उतार दिया है, जिसके बाद यूक्रेन की जंग और भी ज्यादा डरावनी हो जाएगी। अमेरिका रणभूमि तक आकर ललकारने लगा तो रूस ने यूरोप के पास परमाणु पनडुब्बी को रवाना कर दिया। सवाल ये है कि अब पुतिन ने परमाणु युद्ध का ऐलान कर दिया है। पुतिन ने परमाणु पनडुब्बियों को नॉर्थ अटलांटिक रवाना कर दिया। ये पनडुब्बियां एक साथ 16 बैलिस्टिक मिसाइल लेकर चलती हैं। पनडुब्बियों का नॉर्थ अटलांटिक में मंडराना किसी खतरे से कम नहीं है, क्योंकि पूरा यूरोप रूसी पनडुब्बियों की जद में है। प्यारे साथियों, न केवल पश्चिमी देश हमारे देश के खिलाफ आर्थिक लिहाज से दुश्मनी भरा कदम उठा रहे हैं, यानी अवैध पाबंदियां लगा रहे हैं, नाटो देश के नेता भी भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। इस वजह से मैंने रक्षा मंत्री और सेनाध्यक्ष को रूसी सेना के डिफेंस फोर्स को हाई अलर्ट पर रहने का हुक्म दिया है। रूस के पास दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु पनडुब्बी है, जिसका नाम बेलगोरोड है। बेलगोरोड पोसाइडन टारपीडो से लैस है। ये सबमरीन रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा कर सकती है। पिछले 30 सालों में बनने वाली 604 फुट लंबी बेलगोरोड दुनिया की
सबसे बड़ी परमाणु पनडुब्बी है, जिसके भीतर तैनात 79 फुट लंबा पोसीडोन टॉर्पीडो समुद्री तटों के किनारे बसे शहरों में 300 फीट तक ऊंची लहरें उठा सकता है। विशेषज्ञों को लगता है कि यदि लोग सुनामी से बच भी गए तो वो कई वर्षों तक रेडिएशन के संपर्क में आ सकते हैं। यही नहीं, रूस ने यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच 2 नई परमाणु पनडुब्बियां तैयार कर ली। परमाणु शक्ति से चलने वाली ये पनडुब्बियां पारंपरिक के साथ साथ परमाणु मिसाइलों को भी लॉन्च कर सकती हैं। रूस इन पनडुब्बियों के जरिए अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियरों की बादशाह को चुनौती दे सकता है। के खिलाफ लड़ाई जारी रहे और रूस को पूरा हराने की कोशिश की जाए, तो ये सब रोकने के लिए अब पुतिन ने आदेश दिया है अपने परमाणु पनडुब्बियों को तैनात होने के लिए। ये एक और संदेशा जाता है कि पुतिन कुछ भी अब पीछे हटने नहीं वाले हैं। 2014 के क्रीमिया युद्ध में भी रूस ने परमाणु पनडुब्बियों को नॉर्थ अटलांटिक में घुमाया था। रूस के इस एक्शन को जंग से ज्यादा दुनिया को युद्ध से दूर रहने का प्लान की तरह देखा गया, लेकिन इस बार मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि रूस को नाटो के 30 देशों से चुनौती में रही है और रूस की घेराबंदी पहले से कई गुना ज्यादा कड़ी हो गई है। दुनिया भर के जानकारों को डर है कि जो दूसरे विश्व युद्ध का अंजाम हुआ, वैसा ही कुछ यूक्रेन पुतिन अपनी हार देखकर कर सकते हैं। रूस को यूक्रेन में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उसके अब तक 16,000 से ज्यादा सैनिक, 1,625 आर्मर्ड व्हीकल, 1,090 सेना की गाड़ियां, 561 टैंक, 291 तोप, 115 लड़ाकू विमान और 125 हेलीकॉप्टर शामिल है। यानी रूस के लिए यूक्रेन की जंग आने वाले दिनों में ठीक वैसे ही साबित हो सकती है जैसे नेपोलियन के लिए वाटरलू की जंग हुई थी। रूस ठीक वैसे ही घिर सकता है जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर चक्रव्यूह में फंसकर जंग हार गया था। इसीलिए उसकी तरफ से लगातार एटमी युद्ध की धमकियां दी जा रही हैं। संयुक्त राष्ट्र में रूस के उपराजदूत दिमित्री पोलांस्की ने कहा, अगर नाटो की तरफ से रूस को उकसाया गया तो फिर रूस पर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल करने का अधिकार है। इससे पहले क्रेमलिन के प्रवक्ता ने ऐसा किया था। उन्होंने कहा था कि अगर रूस के सामने अस्तित्व का खतरा खड़ा होगा तो वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। दुनिया में सबसे ज्यादा एटम बम रूस के पास है, जिन्हें वो जल, थल और नभ से चला सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पुतिन को लेकर ये है कि क्या वो परमाणु बम फोड़ सकते हैं। इस सवाल पर पश्चिमी देशों में लगातार मंथन हो रहा है। पुतिन को लेकर सब डरे हुए हैं, क्योंकि वो कब क्या करेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। एंड्रिया क्रू नाम के विदेश मामलों के जानकार लिखते हैं कि यूरोप में अमेरिका ने 100 परमाणु बम तैनात कर रखे हैं। ये बम भले ही छोटे हों, लेकिन रूस से जंग जीतने के लिहाज से अमेरिका ने इन्हें तैनात किया है। अगर नाटो ने भी कुछ भड़काने वाला काम किया तो पुतिन हार के डर से एटम बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। का जो बेसिक मोटिव होता है वो एक पोस्चरिंग से रिलेटेड होता है कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे इस चीज से, ये होता है। लेकिन इसके अलावा भी देखिए 2 तरीके के न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, तो ये संभव है कि पुतिन कुछ ऐसा करे कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय कर सकते हैं, जिनका बहुत ज्यादा वॉरहेड ना हो या जिनका डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा ना हो, केवल ये दिखाने के लिए कि ही रियली वांट्स टू वॉक हिज टॉक। तो इसकी संभावना है, हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता। यूक्रेन को नाटो से दूर रखने के साथ साथ पुतिन की तरफ से यूरोप में अमेरिकी परमाणु हथियारों को हटाने की भी मांग की जा रही है, जिससे वो लगातार रूस की सुरक्षा के लिए खतरा बताते हैं। इसके जवाब में रूस भी एटमी हथियारों से वार की धमकी देता रहता है, जिससे घबराकर नाटो ने यूक्रेन और रूस की जंग से दूरी बनाकर रखी है। हालांकि यूक्रेन को वो धन और बल दोनों से सहयोग दे रहा है। This new package on its own is going to provide unprecedented assistance to Ukraine. It includes 800 anti-aircraft systems to make sure the Ukrainian military can continue to stop the planes and helicopters that have been attacking their people and to defend their Ukrainian airspace. रूस का बार-बार परमाणु धमकी देने के पीछे नाटो के पक्ष में झुका शक्ति संतुलन है। नाटो देशों के पास करीब 55 लाख सैनिक हैं, जबकि रूस के पास तकरीबन 14 लाख। नाटो देशों के पास सक्रिय सैनिकों की संख्या 34 लाख है, जबकि रूस के पास एक्टिव सोल्जर्स की तादाद 9 लाख है।
नाटो देशों के पास 20,723 एयरक्राफ्ट है, जबकि रूस के पास सिर्फ 4,173। नाटो देशों के पास ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट 1,048 है, जबकि रूस के पास ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट की संख्या 739 है। नाटो देशों के पास 8,485 हेलीकॉप्टर है, जबकि रूस के पास 1,543 हेलीकॉप्टर। नाटो के पास 1,44,000 आर्मर्ड व्हीकल है, जबकि रूस के पास सिर्फ 60,000 आर्मर्ड व्हीकल है। नाटो के पास 6,056 परमाणु बम है, तो वहीं अकेले रूस के पास 6,255 एटम बम है। ये आंकड़े अपने आप में बताने के लिए काफी हैं कि फौजी ताकत के मामले में नाटो देश रूस पर भारी है। यही वजह है कि जेलेंस्की शुरू से ही सिर्फ नाटो के साथ जुड़ने के हिमायती रहे हैं, बल्कि अब वो इस जंग में नाटो को रूस पर पलटवार करने के लिए लगातार ललकार रहे हैं। बात यह कि लार्ज स्केल जो कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट होती है, जैसे जिस तरह से रशिया और यूक्रेन के बीच में हो रही है, ये हम पहली बार देख रहे हैं असल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप की जमीन पर। तो यूरोप भी इस सिचुएशन के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं है। तो जरूरी यही है कि कोई ऐसा जो ताकतवर देश है ये अपना संयम बना के रखें, क्योंकि अगर संयम बना के नहीं रखेंगे तो फिर बहुत संभव है कि ये जो वॉर है ये एस्केलेट हो। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले साल एक ऐसी परमाणु मिसाइल बनाने का ऐलान किया था, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि इस मिसाइल को रोक पाना किसी भी देश के लिए नामुमकिन होगा और ये किसी भी टारगेट को आसानी से हिट कर सकती है। पुतिन ने अपने देश के न्यूक्लियर ट्रायो यानी जल, थल और नभ से परमाणु हमला करने में सक्षम होने का भी ऐलान किया। और अब जिस तरह से उन्होंने न्यूक्लियर डिटरेंस फोर्स को तैयार रहने को कहा था, उससे अमेरिका समेत तमाम नाटो देशों का तनाव भी बढ़ चुका है। लेकिन परमाणु पनडुब्बियों को रवाना करने का पुतिन का आदेश दुनिया को आखिरी चेतावनी है कि अगर नाटो देशों के दबाव से पासा पलटा और पुतिन की सत्ता खतरे में आए तो फिर दुनिया एटम बम से होने वाली तबाही एक बार फिर देखेगी। मॉस्को से गीता मोहन और कीव से राजेश पवार के साथ गौरव सावंत, वॉर्सा, पोलैंड, आज तक। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। अब इस युद्ध को 1 महीना हो गया है। प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये युद्ध कब तक चलेगा, कब खत्म होगा। कोई तारीख तो किसी के पास नहीं है, लेकिन प्रश्न यहाँ ये भी उठता है कि यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने किस आधार पर कहा कि ये युद्ध चलेगा कम से कम 9 मई तक। 9 मई को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस की सेना को आदेश दिया है कि इस युद्ध को समाप्त किया जाए, जीत घोषित की जाए। लेकिन 9 मई की तारीख आखिर क्यों चुनी गई, हम इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि 9 मई की तारीख की अहमियत द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर आज तक क्यों है। रेखा पर आमने सामने डटी थी, जो अब भी तैनात है। गलवान घाटी में खूनी संघर्ष की यादें दोनों देशों के बीच तरोताजा थीं, फिर भी सब कुछ भुलाकर पुतिन के कहने पर दोनों देश 9 मई 2021 को एक साथ आए। सवाल है क्यों? सवाल यह है कि 9 मई को ऐसा क्या है जिसे ऐतिहासिक बनाने के लिए रूस की पहल पर चीन और भारत को एक साथ आना पड़ा, और क्यों यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है कि पुतिन 9 मई तक हर हाल में यूक्रेन युद्ध खत्म करना चाहते हैं। इन सवालों का जवाब दूसरा विश्व युद्ध है, जिसमें 9 मई एक खास जगह रखती है। द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति से शुरू होती है। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई। इसके बाद विजयी मित्र राष्ट्रों, जिसमें ब्रिटेन,
फ्रांस, रूस, अमेरिका और जापान शामिल थे, उन्होंने जर्मनी की वर्साई की संधि पर साइन करने के लिए मजबूर कर दिया। इस संधि के तहत जर्मनी को युद्ध का दोषी मानकर उस पर आर्थिक दंड लगाए गए, प्रतिबंध लगाए गए। उसको अपने जमीन के एक बड़े हिस्से से हाथ भी धोना पड़ा। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि वो किसी और देश की जमीन पर, किसी और राज्य की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता और जर्मनी की सेना के आकार को भी सीमित कर दिया गया। जर्मनी को यह संधि अपमानजनक लगी और इसी वजह से वहां अति राष्ट्रवाद के बीच पड़े और हिटलर के लिए रास्ता खुल गया। साल 1933 आते आते जर्मनी में एडोल्फ हिटलर के रूप में फांसीवादी तानाशाही सरकार काबिज हो गई। हिटलर ने खुले तौर पर वर्साई की संधि का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। जर्मनी की सेना खुद को हथियारों से लैस करने में जुट गई और जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया पर हमला न करने का अपना वादा भी तोड़ दिया। जर्मनी ने हिटलर की अगुवाई में मार्च 1939 में चेकोस्लोवाकिया पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे पहले हिटलर ने जो अटैक किया था ऑस्ट्रिया को, और जब ऑस्ट्रिया के अटैक के बाद में वेस्टर्न वर्ल्ड जो है किसी प्रकार से उन्होंने बड़ा विरोध नहीं किया था, तो उसके बाद में उन्होंने ब्लिट्जक्रीग अटैक किया पोलैंड के ऊपर, बिना वार्निंग के अंदर वॉर्सो को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। उसी समय उस पोलैंड की लड़ाई को दिमाग में रखते हुए ब्रिटेन ने जर्मनी के ऊपर हमला बोल दिया और कहा कि वो वर्ल्ड वॉर लड़ाई में शामिल हो रहे हैं और आहिस्ते आहिस्ते कन्वर्टेड। ये युद्ध भी पहले विश्व युद्ध की तरह दो गुटों के बीच लड़ा गया। एक ओर थे धुरी राष्ट्र जिसमें जर्मनी, इटली, जापान, ऑस्ट्रिया शामिल थे, तो वहीं दूसरी ओर थे मित्र राष्ट्र जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, अमेरिका शामिल थे। शुरू में जर्मनी को सफलता मिली और उसने फ्रांस को जीत लिया। फ्रांस पर जीत के बाद हिटलर ने ब्रिटेन पर आक्रमण के मंसूबे पाले। जर्मनी ने ब्रिटेन पर 1940 के जुलाई से सितंबर तक ताबड़तोड़ हमले किए। ये पूरी तरह से हवा में लड़ी जाने वाली पहली लड़ाई थी। हालांकि कुछ समय बाद जर्मनी ने ब्रिटेन पर आक्रमण का अपना इरादा रद्द कर दिया, लेकिन बाद में जर्मन सेनाओं को सोवियत संघ की सेनाओं ने धूल चटा दी। चारों तरफ से हिटलर के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो उसने 30 अप्रैल 1945 को अपने बंकर में आत्महत्या कर ली और 8 मई को जर्मनी ने समर्पण कर दिया। जिस समय जर्मनी की सेना सरेंडर की शर्तों पर हस्ताक्षर कर रही थी, तब जर्मनी में 8 मई थी, लेकिन रूस में 9 मई की तारीख लग चुकी थी। इसी कारण 1945 के बाद रूस में 9 मई को विक्ट्री परेड का आयोजन किया जाने लगा। 22 जून 1945 को सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन ने ऐलान किया कि जर्मनी पर रूस की जीत पर मॉस्को के रेड स्क्वाड पर सेना की खास परेड का आयोजन किया जाएगा। शुरुआत में विक्ट्री परेड कई सालों में एक बार हुआ करती थी, लेकिन 1995 से इसे हर साल 9 मई के दिन आयोजित किया जाने लगा। इसीलिए नाटो के करीब जाते यूक्रेन को अपनी ताकत दिखाने के लिए पुतिन ने 9 मई 2021 का इस्तेमाल किया, जिसमें उनके कहने पर भारत और चीन दोनों शामिल हुए। लेकिन जानकारों को डर है कि अगर पुतिन 9 मई तक यूक्रेन से बाहर नहीं निकल पाए तो वो वही रास्ता अपना सकते हैं जो अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में अपना वर्चस्व साबित करने के लिए अपनाया था। 9 मई 1945 को भले ही रूस जर्मनी को हथियार डालने पर मजबूर कर चुका था, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध जारी था। जापान लगातार हमलावर था, जिसने पर्ल हार्बर पर हमला करके अमेरिका से दुश्मनी मोल ले ली। 1941 में जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नेवी बेस पर हमला करके अमेरिका को भी इस युद्ध में खींच लिया। इस हमले के कुछ दिनों बाद जर्मनी ने अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। हिटलर की आत्महत्या के बाद जर्मनी तो खामोश हो गया, लेकिन जापान लगातार लड़ रहा था और उसे घुटनों पर लाने के लिए अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिरा दिया। अमेरिका के इस हमले में लाखों लोग मारे गए। इसका नतीजा ये हुआ कि 2 सितंबर 1945 को जापान ने भी सरेंडर कर दिया। इस तरह जापान पर परमाणु बम गिराने के बाद दूसरा विश्व युद्ध अपने अंजाम पर पहुंच गया। अब दुनिया पर 77 साल बाद ऐसा ही खतरा मंडरा रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये मामला 9 मई से पहले सुलझ जाए, वरना पुतिन के ऊपर जीत को लेकर पहले से कहीं ज्यादा दबाव हो जाएगा। मॉस्को से गीता मोहन और कीव से राजेश पवार के साथ गौरव सावंत, वार्सा, पोलैंड आज तक। दुनिया में सिर्फ यूक्रेन ही वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर पॉइंट नहीं है। रूस के हमले के बाद अचानक ईरान से लेकर उत्तर कोरिया तक, इजराइल से लेकर ताइवान तक के बीच में विश्व युद्ध करवाने की ताकत रखने वाले सभी ट्रिगर पॉइंट
एक्टिव हो गए हैं। उत्तर कोरिया का तानाशाह अपनी सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल चला रहा है, तो सऊदी अरब में ईरान समर्थक हुती उग्रवादी हमले कर रहे हैं। पहली तस्वीर नॉर्थ कोरिया, जिसके तानाशाह के इशारे पर उत्तर कोरिया की सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया जाता है। सवाल है कि क्या उत्तर कोरिया तीसरे विश्व युद्ध की तैयारियों में जुट गया है? दूसरी तस्वीर सऊदी अरब का जिद्दा, जिसके तेल डिपो को ईरान समर्थक हूती विद्रोहियों ने निशाना बनाया। सवाल उठता है कि क्या सऊदी अरब पर हुए इस हमले में तीसरे विश्व युद्ध की आहट छिपी है? तीसरी तस्वीर इराक का इरबिल शहर, जहां हाल ही में अमेरिकी दूतावास पर मिसाइलों से हमला होता है। इस हमले की जिम्मेदारी ईरान लेता है और इजराइल को धमकाता है। ये तस्वीर सवाल पूछती है कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ तेजी से बढ़ रही है? क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से पहले गुटों में बंट रही है? क्या यूक्रेन में रूस और नाटो के देशों के बीच की अदावत तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी साबित होने जा रही है? 24 फरवरी को यूक्रेन और रूस के बीच जंग शुरू होने के बाद से अब तक दुनिया तेजी से बढ़ती जा रही है। अमेरिका के नेतृत्व में जहां नाटो और पश्चिमी देश रूस को घेर रहे हैं, वहीं रूस समर्थक देश भी अचानक सक्रिय हो गए हैं और अमेरिका और उसके दोस्तों पर हमलावर हो गए हैं। सवाल ये है कि क्या उत्तर कोरिया का मिसाइल परीक्षण, इराक में अमेरिकी दूतावास पर हुआ हमला और सऊदी अरब के तेल डिपो पर ईरान समर्थक हूती विद्रोहियों का अटैक कहीं तीसरे विश्व युद्ध का सायरन तो नहीं है? अगर इतिहास के पन्नों को पलटे तो यूक्रेन युद्ध के दौरान वही हालात बन रहे हैं जो प्रथम विश्व युद्ध और बाद में द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बने थे। सरल शब्दों में समझे तो यूक्रेन और रूस के बीच जारी सीमित युद्ध किसी भी वक्त दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। इसे आप यूँ समझिए कि यूक्रेन ने हथियार डालने से मना कर दिया है और 24 फरवरी से जारी जंग के दौरान वो पुतिन की सेना को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। अगर आज के हालात देखें तो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध की तरह मोटे तौर पर दुनिया दो गुटों में बटी नजर आ रही है। एक तरफ यूक्रेन के साथ नाटो मुल्क के साथ पश्चिमी देश खुलकर साथ है और दूसरी तरफ एटमी ताकत वाले रूस को चीन का खुला समर्थन मिल रहा है। खतरा विश्व युद्ध का इसलिए है क्योंकि पुतिन अब खाली हाथ लौटने को तैयार नहीं है। वहीं अमेरिका किसी भी कीमत पर यूक्रेन को बचाना चाहता है, यानी दो गुट बन चुके हैं और आने वाले दिनों में यही दो गुट विश्व युद्ध की वजह बन सकते हैं। यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका, नाटो और यूरोपियन यूनियन के देश लगातार रणनीति बना रहे हैं, जिसने पुतिन को चिढ़ा दिया है। रूस ने पहले ये धमकी दे दी है कि अगर कोई भी देश इस युद्ध में यूक्रेन की ओर से आया तो रूस का दुश्मन होगा। अगर ऐसा हुआ तो विश्व युद्ध छिड़ सकता है। इस स्थिति में रूस के साथ क्यूबा, चीन, आर्मेनिया, बेलारूस, अजरबैजान, ईरान, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान होंगे। तो यूक्रेन के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान और ऑस्ट्रेलिया होंगे। अपने इरादे पक्के कर लिए कि ये अब किसी भी वेस्टर्न कंट्री के प्रेशर या इन्फ्लुएंस में नहीं आने वाले हैं और ये अपना मिसाइल प्रोग्राम्स और जो इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं, इनको ये अब और भी तेजी से बढ़ावा देंगे और जारी करने वाले हैं। तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय है और इसे बड़े ध्यान से हमें आगे चलना पड़ेगा। चिंता की बात यह है कि दोनों गुटों के सदस्य देश रूस यूक्रेन जंग के बाद सक्रिय हो गए हैं, जिसमें सबसे खतरनाक तस्वीर ये है। अमेरिका अभी पुतिन पावर का जवाब खोज ही रहा था कि वो ये तस्वीर देखकर सिर खुजा रहा होगा। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने तीसरे विश्व युद्ध की चर्चा के बीच धमाकेदार एंट्री ली है। उत्तर कोरिया के एक प्रोपेगेंडा वीडियो में किम जोंग उन एक हीरो की तरह आए और दक्षिण भारतीय हीरो की तरह स्टाइल से चश्मा उतारकर मिसाइल लॉन्च कर निर्देश दिया। उत्तर कोरिया का तानाशाह इस वीडियो में पहले से कहीं ज्यादा पतला और तंदुरुस्त दिखा, जिसने अपनी सबसे खतरनाक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को दागकर अमेरिका के लिए एक साथ कई मोर्चे खोल दिए। उत्तर कोरिया ने जो मिसाइल लॉन्च की उसका नाम हवांगसोंग 17 है।
जिसने जापान के बीच समंदर में गिरने से पहले 1090 किलोमीटर तक का सफर तय किया। किम जोंग उन की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि उत्तर कोरिया की इस ताज़ा मिसाइल से दुनिया को उनकी शक्ति का पता चल जाएगा। नॉर्थ कोरिया के दुश्मनों को पता लगेगा कि अगर उन्होंने कुछ भी गड़बड़ की तो इसके बदले में उन्हें भारी कीमत चुकानी होगी। दुनिया भर में समीकरण बहुत तेजी से बदल रहे हैं। उत्तर कोरिया की अगर बात की जाए तो 2017 से ही न केवल वो लगातार जबरदस्त मिसाइल परीक्षण कर रहा है, बल्कि परमाणु हथियारों को जुटाने का प्रयास भी कर रहा है। और इस वजह से न केवल दक्षिण कोरिया बल्कि जापान भी बेहद चिंतित है। जापान में तो एक नई बहस छिड़ गई है। जापान जो हिरोशिमा और नागासाकी दोनों को झेल चुका है परमाणु हथियारों को द्वितीय विश्व युद्ध में, एक बार फिर अब जापान में बहस छिड़ गई है कि अपनी सुरक्षा के लिए क्या जापान में परमाणु हथियारों को तैनात करने की आवश्यकता है। जापान के 3 गैर परमाणु सिद्धांत हैं। पहली बार इसे 1967 में निर्धारित किया गया। इसके तहत देश के भीतर परमाणु हथियार के उत्पादन और उसे रखने पर पाबंदी है। लेकिन जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे ने कहा कि जापान को भी कई विकल्पों पर विचार करना चाहिए। इसमें न्यूक्लियर शेयरिंग प्रोग्राम भी शामिल है, यानी जिस तरह से नेटो के तहत अमेरिका यूरोप में परमाणु हथियार रखता है, इसी तरह जापान में भी अमेरिकी परमाणु हथियार रखे जाएंगे। जापान दूसरे विश्व युद्ध के दौरान परमाणु हमले की त्रासदी झेल चुका है। हिरोशिमा और नागासाकी दुनिया में आज भी परमाणु हथियारों के सबसे बड़े शिकार माने जाते हैं। इसीलिए जापान के लोग 1945 के बाद से ही परमाणु हथियारों के खिलाफ रहे हैं। लेकिन बदले माहौल में वहाँ भी नेटो की तर्ज पर शेयरिंग की विकल्प की बात उठना बड़े बदलाव की ओर इशारा है कि दुनिया भर के देश अपनी सुरक्षा को लेकर पहले से कहीं ज्यादा भयभीत और परेशान हैं। तो दुनिया में विश्व युद्ध के एक साथ कई फ्लैश पॉइंट उभर आए हैं। चाहे ईरान और इजराइल में तनाव भड़के, उत्तर कोरिया और अमेरिका में टकराव हो, या फिर ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका आमने सामने आए, रूस और यूक्रेन की लड़ाई के अलावा ये सभी विश्व युद्ध के ट्रिगर साबित हो सकते हैं। दुनिया में परमाणु युद्ध होने की संभावना बहुत ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि पहले के मुकाबले अब ज्यादा देशों के पास परमाणु शक्ति है, परमाणु बम बना चुके हैं। और अब जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे यमन ने सऊदी पे हमला कर दिया है, ईरान ने इडलिब पे मोसाद के एक सीक्रेट बेस पे इराक में हमला कर दिया है, उत्तर कोरिया ने अलग से अपना एक मिसाइल टेस्ट कर दिया है। तो ये ईरान और उत्तर कोरिया ऐसे देश हैं जो लगभग अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की कंप्लीशन स्टेज पे आ चुके हैं। चीन की नजर ताइवान पर है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे घमासान का वो फायदा उठाना चाहेगा। उसे पता है कि अमेरिका का सारा फोकस यूक्रेन है, इसीलिए वो ताइवान को हड़पने के लिए तेजी से चाल चल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये अमेरिका की बड़ी हार होगी, जिसकी वजह जो बाइडेन होंगे, जिन्होंने रूस को लेकर अपनी खुन्नस से चीन को बड़ा मौका दे दिया। यानी यूक्रेन में चल रहे युद्ध का असर उससे दूर रहने वाले देशों पर भी पड़ना शुरू हो गया है। और कौन जाने कब ये चिंगारी तीसरे विश्व युद्ध का शूला बन जाए। 2014 में जब रूस ने क्रीमिया को अपने कब्जे में लिया, जब वहां अपना वर्चस्व स्थापित किया, तब भी उसने अपनी परमाणु पनडुब्बियां उत्तरी अटलांटिक महासागर में उतारी थी। और ऐसा एक बार फिर रूस ने यूक्रेन पर हमले के वक्त किया। ये एक चेतावनी है विश्व के देशों को, खासतौर पर अमेरिका और बाकी नेटो के साथियों को, कि वो यूक्रेन और रूस के बीच इस युद्ध में हस्तक्षेप न करे। और इसके बावजूद 31वें दिन युद्ध के यूक्रेन टिका हुआ है। यूक्रेन को नेटो देशों से हथियार तो मिल रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ने मांग की है लड़ाकू विमानों की, बड़ी मिसाइलों की। उन्होंने कहा है कि उनको हर रोज 1000 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और सरफेस टू एयर मिसाइल्स चाहिए। यही नहीं, उन्होंने S-300 सिस्टम की, नो फ्लाई जोन की, UN पीस कीपिंग फोर्स की मांग की है। लेकिन क्या उनकी ये मांगे मानी जाएंगी? संकेत सभी नकारात्मक है। फिर भी यूक्रेन टिका हुआ है। कैसे? इतनी इस रिपोर्ट में हम इस प्रश्न का उत्तर तलाशने का प्रयास करते हैं। यूक्रेन की जंग के दौरान अमेरिकी वर्दी पहने हुए सैकड़ों लड़ाकों की तस्वीर सोशल मीडिया पर चल रही है। सवाल यह है कि क्या कहीं अमेरिका चोरी छिपे तो यूक्रेन की अपनी सैनिकों के जरिए मदद तो नहीं कर रहा? क्या इन्हीं सैनिकों के भरोसे ही
जो बाइडेन रूस को यूक्रेन पर रासायनिक हमले की सूरत में करारा जवाब देने का वादा तो नहीं कर रहे। We would respond. We would respond if he uses it. The nature of the response would depend on the nature of the use. सवाल यह है कि क्या अमेरिका ने इसकी पहले से तैयारी कर ली है और क्या उसी के सैनिक यूक्रेन में रूसी टैंकों को निशाना बना रहे हैं। इस वीडियो में देखिए खुद को अमेरिकी सैनिक बता रहा शख्स कैसे 4 रूसी टैंकों को तबाह करने का दावा करता है। Buddy, 1, 2, 3, 4 Russian tanks taken out. Call that a good day. ऐसा ही एक और वीडियो देखिए जिसमें ये सभी सैनिक खुद को अमेरिकी बता रहे हैं। ये सबसे पहले रूसी टैंक के आगे खड़े होते हैं, फिर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और आखिर में आवाज आती है, वेलकम टू अमेरिका। Welcome to America. You guys know what this is behind me? That's a Russian tank. Russian tank that was taken out. Welcome to America. Welcome to America. अभी तक आपने 3 वीडियो देखे जिसमें दिखने वाले सभी सैनिक अमेरिकी सेना की वर्दी में हैं। हर वीडियो में रूस को होने वाले नुकसान की बात हो रही है और आखिर में वेलकम टू अमेरिका नाम का नारा भी लगता है। जो बाइडेन के ब्रुसेल्स आने से पहले अमेरिका की तरफ से संकेत दिया जा रहा था कि नाटो भले ही अपनी सेना यूक्रेन न भेजे, लेकिन नाटो का कोई देश यूक्रेन में शांति सेना भेज सकता है। लेकिन 3 वीडियो में अमेरिकी सैनिक वर्दी पहने दिख रहे ये लोग कुछ अलग ही कहानी बयां करते हैं। सवाल है कि क्या ये अमेरिकी सैनिक हैं और अगर हैं तो फिर क्या ये पुतिन की धमकी भूल गए। जो गैर संवैधानिक प्रतिबंध लगाए हैं उससे दुनिया वाकिफ है और यही नहीं, नाटो देश इसकी इजाजत भी दे रहे हैं और भड़काऊ बयानबाजी भी कर रहे हैं। और यही वजह है कि मैंने अपने रक्षा मंत्री और जनरल स्टाफ के प्रमुख को कहा है कि वो अपनी आर्मी को हाई अलर्ट पर रखें। पुतिन की इसी धमकी को देखते हुए अमेरिका सीधे जंग में उतरने से डरता है, इसीलिए यूक्रेन से हमदर्दी जताने वाले कई अमेरिकी सैनिक सीधे जंग के मैदान में पहुंच गए हैं। दरअसल अमेरिका की वर्दी पहनकर रूस के खिलाफ लड़ रहे ये लोग अमेरिकी वॉलंटियर्स हैं जो अपने जोखिम पर रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन पहुंचे हैं। जेम्स वेस्क्यूज ऐसे ही एक प्रमुख अमेरिकी नागरिक है जो अमेरिका की सेना में रह चुके हैं और अब रूस से लोहा ले रहे हैं। जेम्स वेस्क्यूज 15 मार्च को यूक्रेन में दाखिल हुए। वो पहले अमेरिका से पोलैंड आए और फिर बॉर्डर क्रॉस करके यूक्रेन पहुंच गए। ये अपने साथ आधुनिक ड्रोन लेकर भी आए और 18 मार्च से लवीव शहर में रूस से लोहा लेने में जुटे हैं। A lot of people are asking me how much I'm getting paid to do this. I just want to make it clear. I am not getting paid a single dime, nada, nothing. As a matter of fact, I'm hemorrhaging a lot of money being here to do this. So this is complete volunteer. While I'm here, I have no income coming in. I don't need their money. I do very well on my own. This is just to help the people. दरअसल यूक्रेन में जेम्स वेस्क्यूज जैसे वॉलंटियर्स दुनिया भर से आ रहे हैं। ये सभी अपनी इच्छा से रूस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय के अनुसार 6 मार्च तक 20,000 अंतर्राष्ट्रीय वॉलंटियर्स रूस के खिलाफ लड़ने के लिए यूक्रेन पहुंच गए। अब तक 50 से ज्यादा देशों से पूर्व सैनिक और सैन्य अफसर यूक्रेन पहुंचकर मोर्चा संभाल चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा 31% अमेरिकी, 18% ब्रिटेन और 5% कनाडा से हैं। पोलैंड से हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कैमरामैन ललित जोशी और मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।